हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान के टॉप 103 प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला सवाल करा है, दांत मुख किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वह डेंटाइन का बने होते हैं। दांत जो होते हैं डेंटाइन का बने होते हैं। अगला सवाल है, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होता है? तो वह पैरामीशियम की जो आकृति है वह चप्पल के समान होता है दोस्तों। जिस प्रकार चप्पल का आकार होता है ना, पैरामीशियम ठीक उसी प्रकार होता है दोस्तों। अगला सवाल है, केंचुए की आँख होती है? नहीं होती दोस्तों, केंचुए की एक भी आँख नहीं होती दोस्तों। जो केंचुआ दोस्तों आप लोग चारा को बोलते हो भोजपुरी में, जो बरसात के दिन में निकलता है उसी को हम लोग केंचुआ बोलते हैं। इसमें एक भी आँख नहीं होती है। अगला सवाल है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वह चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल करें दोस्तों, मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है? वैसे मानव मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है दोस्तों। जितने भी वीडियो बता रहे हैं सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा। रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वह लोहा है। आयरन हमारे रक्त में पाए जाते हैं। अगला सवाल करा है, कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह पनीर। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वह ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है। अगला सवाल कर रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वह रिलैक्सिन का होता है। मनुष्य में जो मादा जनन अंग का जो हार्मोन का स्राव होता है वह रिलैक्सिन होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वह सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। जो शरीर का तापक्रम है वह हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वह कूटपाद के होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण है वह कूटपाद के द्वारा होता है। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम लोग श्वासोश्वास कहते हैं। जिसे हम लोग सांस छोड़ते हैं और लेते हैं उसको श्वासोश्वास कहा जाता है। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो वह ग्लूकोज का प्रयोग करती है कोशिका उत्पादन के लिए। अगला सवाल कर रहा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो वह विसरण प्रक्रिया द्वारा। अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? बताइए, जो श्वसन अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो वह विघटन होती है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? बताइए, जो खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो वह सुक्रोज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है। अगला सवाल कर रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है वह क्या है? ड्यूरामीटर है। क्या है दोस्तों? ड्यूरामीटर। अगला सवाल है,
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बताइए मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता है वह कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। अगला सवाल है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम को मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो वह इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रहता है, तो वह इंसुलिन के कारण हमारे रक्त में ग्लूकोज का जो मात्रा है नियंत्रित रहता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है दोस्तों, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। अगला सवाल है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? तो वह मृतजीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छाता जो है मृतजीवी के अंतर्गत आता है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% वायुमंडल में CO2 की मात्रा पाए जाते हैं। अगला सवाल करा है, छाया में पनपते वाले पौधे को क्या कहते हैं? भाई छाया में जो पनपने वाले पौधे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सियोकाइट्स। अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वास को क्या है? भाई जो मनुष्य में है मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। और दोस्तों मछली में पूछेगा श्वसन अंग तो आप लोग गिल्स बताइएगा, और मनुष्य में फेफड़ा। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो अमोनिया मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है। अगला सवाल कर रहा है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वह वाष्पोत्सर्जन के, किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कौन रहते हैं पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए? उसके रंध्र। अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा दोस्तों? शंक्वाकार। अगला सवाल है, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वैसे जन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो वह उपचयन का है। इसका राइट आंसर है उपचयन। अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वह बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। बेलिस एवं स्टार्लिंग मोस्ट भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल करा है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? बताइए पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो उसको मेंडल ने दिया था पृथ्वीकरण का नियम। अगला सवाल करा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा टेरेविनेरस ने। किसने किसने? लैमार्क्स तथा टेरेविनेरस। अगला सवाल करा है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अगला सवाल करा है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वह थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान, और अरस्तु कहेगा तो जीव विज्ञान। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भाई जो फाइकोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत उसका जो है जीव विज्ञान के, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में आता है? तो वह पारिस्थितिकी में आता है। अगला सवाल करा है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? तो झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। अगला सवाल करा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला सवाल करा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। जो फलों का अध्ययन होता है उसे हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है आपका, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो वह साइकस से बनाया जाता है दोस्तों, साबूदाना। अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है। भाई विषाणु क्या वृद्धि करता है? तो वह जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है विषाणु। अगला सवाल कर रहा है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? देखो
वर्गीकी क्या पितामह किसे कहते हैं? तो हम लिनियस साहब को कहते हैं। अगला सवाल है, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? वर्गीकी। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को हम लोग वर्गीकी कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका? भूमि का अध्ययन। अगला सवाल है, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह घासों का अध्ययन किया जाता है एगेस्ट्रोलॉजी में। अगला सवाल है आपका, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह बीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों स्पर्मोलॉजी में। अगला सवाल कर रहा है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अगला सवाल है, बसे छोटा जीव है। बसे छोटा जीव है, कौन है? माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो वह जीवाणुओं में दोस्तों अधिकांश पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अगला सवाल कर रहा है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? एशेरिचिया कोलाई। कौन है? एशेरिचिया कोलाई। अगला सवाल कर रहा है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह गोलाणु कहलाते हैं दोस्तों। क्या? गोलाणु। अगला सवाल कर रहा है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या कहलाती है? देखो, जो जीवाणुओं की साधारण आकृति है वो क्या होती है? छड़ रूपी होती है। छड़ रूपी। अगला सवाल है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते क्या कहलाते हैं? वह अनावृत बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनावृत बीज। जिस पौधे पर दोस्तों पुष्प नहीं आते हैं लेकिन बीज बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनावृत बीज। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज किए थे। अगला सवाल कर रहा है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो वह कौन है? लिनियस है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक। अगला सवाल कर रहा है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सबसे पहले विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया। किसने किया? इवानोस्की ने। इवानोस्की। अगला सवाल है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला सवाल कर रहा है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबेसिस। लैक्टोबेसिस के कारण दूध से दही बनता है। अगला सवाल कर रहा है, टीका रोग किस में होता है? तो वह मूंगफली में से होता है दोस्तों। टीका जो रोग होता है मूंगफली में होता है। अगला सवाल कर रहा है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो वह आतशक है दोस्तों। HIV द्वारा होने वाला रोग आतशक है। अगला सवाल है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया से दोस्तों शैवाल कर रहा है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से। अगला सवाल है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? भाई लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल है, केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। अगला सवाल है आपका, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वह सेल्यूलोज का बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज का। अगला सवाल है आपका, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वह दोस्तों विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण? विषाणु के संक्रमण के कारण खासरा रोग होता है। अगला सवाल है, सारस यानी सार्स क्या है? भाई जो सार्स है वो क्या है? तो वह विषाणु जनित रोग है सार्स। अगला सवाल कर रहा है,
कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो वह विषाणु से होता है। अगला सवाल है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो वह परमेलिया से होती है। जो मिर्गी की औषधि है वह परमेलिया से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकर्पन। अगला सवाल कर रहा है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसको सेक्सी कोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्सी कोल्स। अगला सवाल है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वह कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले जो कवक है वह कोप्रोफिलस कहलाता है। अगला सवाल है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वह कोर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक है उसको हम लोग कोर्टिकोलस कहते हैं। और सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी जो कवक है सदैव विविध पोषी होती है। अगला सवाल है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वह काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, माइकोलॉजी। अगला सवाल है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। वह मूसला जड़ें। अगला सवाल है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? तो वह अपस्थानिक मूल कहलाती है दोस्तों, अपस्थानिक मूल। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन है? तो दोस्तों चेचक है जो बैक्टीरिया से फैलता है। अगला सवाल है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषण होती है? तो वह मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। किसके द्वारा? मुक्त राइबोसोम के द्वारा। अगला सवाल है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वह शैवालों के संवर्धन में का वर्णन होता है। अगला सवाल कर रहा है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो वह जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। अगला सवाल है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह एजोला का किया जाता है प्रयोग। जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल करा है, एजोला क्या है? तो वह जलीय फर्न है। एजोला जो है जलीय फर्म है। अगला सवाल है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो वह टेरिडोफाइट्स में। बीजों की जो प्रकृति है टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। अगला सवाल करा है, श्वसन मूल मिलती है वह जूसिया से मिलती है दोस्तों, जूसिया से श्वसन मूल मिलती है। अगला सवाल है, अवस्तंभ मूली पाई जाती है तो वह गन्ने में पाई जाती है दोस्तों। अवस्तंभ मूल जो है गन्ने में पाया जाता है। जो अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? गन्ने में। अगला सवाल है, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। जो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से होती है। अगला सवाल करा है, गाजर है एक। गाजर एक जड़ है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल करा है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो वह स्तंभ मूल कहलाती है। अगला सवाल करा है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है तो वह पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है दोस्तों। और यह लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट के लिए दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आलू का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।